नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के दूसरे अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ को पढ़ा था। आशा करता हूँ आपको वह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आज के हम लोग इस वीडियो में जो आपका एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि लाइन बाय लाइन जो आपका एनसीईआरटी का किताब है उसको पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा सब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, चैप्टर को पढ़ने का बस हमारा यही उद्देश्य है कि लाइन बाय लाइन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कोचिंग में भी आप लोग को पढ़ाया जाता होगा, तो आप लोग तो टॉपिक लिखवा दिया जाता होगा, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सब तो लिखवा दिया गया होगा। ए टू जेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं लिखवा दी गई होंगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो, जो कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव का भरमार आ रहा है, ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव ही रह रहा है आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी का पर लाइन पढ़ा जाए, जिससे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट हैं वे क्लियर हों और आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो साथियों, आज हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोर्ड मेंशन नहीं किए, चलिए कर देते हैं। चैप्टर 2 है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, चलिए स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। साथियों देखिए, बोला जा रहा है कि आपने पहले इसके बारे में ही देख लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमें इन्हीं दो अम्ल और क्षारक के बारे में ही मुख्य रूप से इन चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग आगे चल करके लिटमस पत्र, पीएच, इन सभी के बारे में तो चर्चा करेंगे ही। पहले यह समझ लीजिए कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक आगे तो पढ़ना ही है। कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और जो क्षारक होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। इतना आप लोग जरूर जानते होंगे कि अम्ल कैसा होता है भाई, स्वाद में खट्टा, और क्षारक कैसा होता है तो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, और ये एक दूसरे के जो विपरीत कोई भी प्रक्रिया हो जाती है दोनों समाप्त कर देता है। अम्ल क्षारक को समाप्त कर देता है और क्षारक अम्ल को समाप्त कर देता है। देखिए कैसे बोला जा रहा है कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। आप जब भोजन करते हैं तो कोई भी जो भोजन खट्टा लगता होगा, कोई भोजन कड़वा लगता होगा। ऐसा क्यों? जब कोई भोजन अगर खट्टा लग रहा है इसका मतलब यह है कि भोजन में क्या है, अम्ल है। जब कोई भोजन कड़वा लग रहा है इसका मतलब क्या है कि भोजन में क्या है, क्षारक है। ठीक है, मतलब भोजन का खट्टा लगना अम्ल का उदाहरण है, भोजन का कड़वा लगना क्षारक का उदाहरण है। फिर बोला जा रहा है कि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं या आपके ही कोई परिवार का सदस्य है, आप लोगों ने भी खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के रखा है, तो ये लो पूड़ी, ये लो सब्जी, तो ये लो ये, बहुत ज्यादा व्यंजन आप लोगों ने बना दिया। वो भी हम लोग भी सोचे या कोई भी सोचा कि बढ़िया चीज है भाई, दो पूड़ी ज्यादा ही खा लेते हैं। वो ज्यादा भोजन कर लिया जिस कारण उसकी अम्लीयता बढ़ गई, मतलब वो पेट में जो भी भोजन है उसको पचा नहीं पा रहा है। तो आप उसको क्या सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं भाई, नींबू पानी पीजिए। ठीक है, इनो पिला देते हैं आप लोग। बोला जा रहा है कि नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन, यही ना आप लोग सुझाव देते होंगे कि मान लीजिए किसी का पेट दर्द कर रहा है भाई, भोजन आप पच रहा है तो नींबू पानी पिलाओ जी, उससे भी नहीं हो रहा है तो 6 सेकंड का काम कीजिए, इनो ला के पिलाइए, अभी ठीक हो जाएगा। आप लोग निम्न प्रकार से ध्यान लगाते हैं उन बातों की ओर। ठीक है, देखिए उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। लेकिन आप लोग यह जानते होंगे कि जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो अम्ल जब बढ़ जा रहा है तो क्षारक का प्रयोग कीजिए। यानी कि अम्ल जो, मान लीजिए हमारे पेट में एकदम अम्लीयता बढ़ गई तो क्षारक का प्रयोग करेंगे तो अम्लीयता को शांत कर देगा। मान लीजिए क्षारकीयता बढ़ गई तो हम लोग अम्ल का प्रयोग करेंगे तो क्षारकीयता को क्या कर देगा, वह समाप्त कर देगा।
याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अच्छा, ऐसा सोच रहिए, मान लीजिए आप लोग कहीं से गुजर रहे हैं, वहां पे इमली रखा हुआ है, तो कैसे आप लोग यह अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पे इमली रखा हुआ है और इमली कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, कहीं पे जा रहे हैं तो आंवला है, आंवला का पेड़ होता है, बहुत बढ़िया महकता है, ठीक है, उसका पत्ती भी महक जाता है, तो देखते ही देखते हमको मालूम चल जाता है कि आंवला का पेड़ है और आंवला जैसा यह क्या आता है, इसमें से सुगंध आती है। ठीक है, देखिए, आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अभी तो शुरू-शुरू में ही तो आप लोग को बताए भई कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है जी, खट्टा होता है। ठीक है? और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी हम लोग लिटमस पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो लिटमस पत्र होता है ना, वो विलयन होता है, एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस पत्र जो होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसके बारे में चर्चा ही कर लें, उसके बाद हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र, ये किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का क्या होता है भाई, तो बैगनी रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है। और ये कहां से निकाला जाता है लिटमस पत्र को, तो एक थैलोफाइटा समूह होता है, थैलोफाइटा। आप लोग जानते हैं कि पौधों को अनेक प्रकारों में बांटा गया, आप लोग 11th में जाइएगा तो उन सब प्रजातियों के बारे में भी पढ़िएगा। लेकिन यह जानिए कि लिटमस पत्र जो होता है वो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नाम का एक पौधा होता है। थैलोफाइटा समूह की लाइकेन नाम का क्या होता है भाई, एक पौधा होता है, और उसी से इस नीले लिटमस पत्र को निकाला जाता है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इस लाइकेन को कहीं कहीं आप लोग लिचिन भी देखिएगा, इसको लिचिन भी लिखा जाता है, लाइकेन, इसको लिचिन भी पढ़ते हैं हम लोग, लिचिन। ठीक है, लाइकेन भी कोई कोई बोलते हैं या लिचिन भी बोला जाता है। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, लाइकेन आ रहा है तो लाइकेन को टिक कीजिएगा, लिचिन आ रहा है तो लिचिन को टिक कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बस कि लिटमस पत्र जो होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन यानी कि लिचिन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग किस तरह किया जाता है भाई, तो सूचक की तरह। सूचक किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारकीय, तब बैगनी रंग का होता है। लेकिन देखिए, अब हम आपसे बोले कि बैगनी रंग का काहे है भाई, तो बैगनी रंग का यह इसलिए है क्योंकि यह जो लिटमस पत्र है ना, यह अम्लीय है और ना ही यह क्षारकीय है, ना इसका स्वाद जो है खट्टा है, ना इसका स्वाद क्या है, कड़वा है, इसलिए यह क्या है, बैगनी रंग का है। लेकिन बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया तथा जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। ठीक है, इतना यह महत्वपूर्ण है। यह देखिए, जो अम्लों का जो स्वाद होता है ना, वह खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आपसे बोला जाएगा कि अम्ल का परिभाषा दीजिए कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल यानी कि एसिड किसे कहते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि अम्ल जैसे होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और खट्टा होने के साथ यह क्या करता है, तो यह नीला लिटमस पत्र जो होता है, नीला लिटमस पत्र, लिटमस पत्र तो आपके बारे में बतेबी कि लिटमस पत्र किसे कहते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है भाई, लाल कर देता है। अब वही लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्षारक भी पढ़ना है, जबकि क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब उसके बाद ये क्षारक को भी देख लीजिए, क्षारक भाई साहब को, जो क्षारक होता है ये कैसा होता है, इस स्वाद में बोलिएगा तो ये क्षारक भाई साहब स्वाद में होते हैं कड़वे, कड़वे हैं बहुत, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। एक ऐसा चीज जिसको आप लोग जबान पे रखते ही गला बोले कि इसको ग्रहण नहीं करना है, उसको क्या बोलते हैं, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये उल्टा प्रक्रिया करता है, यह लाल लिटमस पत्र, जो भी लाल लिटमस पत्र होता है ना, लाल लिटमस पत्र, ये लाल लिटमस पत्र को यह क्या कर देता है भाई, नीला कर देता है। देखिए, अगर लिटमस पत्र नहीं अम्लीय है और नहीं क्षारकीय, तो उसका रंग कैसा होगा, बैगनी। अगर किसी भी अम्ल को किसी भी इस लिटमस पत्र पे डालते हैं चेक करने के लिए कि यह अम्ल है कि क्षारक है, तो वह जब नीले लिटमस पत्र रहेगा तो इस नीले लिटमस पत्र को वह कैसा कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, क्षारक,
क्षारक का स्वाद जो होता है कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये आपके चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इससे ऑब्जेक्टिव एक आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए, और इसको याद करने का एक तरीका, अब आप लोग ही कंफ्यूज रहेंगे कि अम्ल का नीला, लिटमस पत्र लाल, क्षारक का लाल के नीला, इधर उधर आप लोग कर देंगे। बहुत सारे आप लोग के साथ कंफ्यूजन यह होता हो। देखिए, इसको याद रखने के लिए आप लोग यह याद रखिएगा कि जो क्षारक होता है ना, तो क्षारक क्षारक धन लाल, ये लाल है, क्षारक लाल को नीला कर रहा है, तो क्षारक धन लाल, तो मिल के बना क्या दीजिए आप लोग अपने मन से बना दीजिए क्षारका हल, क्षारक लाल, या इसे बना दीजिए क्षारक लाल। एक क्षारक लाल नाम के व्यक्ति हैं। और क्षारक आपको याद रहेगा कि क्षारक का स्वाद तो कड़वा होता है, इतना तो आप लोग जानबे करते हैं, अम्ल खट्टा होता है ये तो जानबे करते हैं। जो क्षारक का जो होता है वह लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो क्षारक लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, और इसको तो आप लोग याद रखिए, जब इसको याद रखिए तो इसको याद रखिएगा अम्लीला। अम्लीला क्या याद रखिएगा इसको, अम्ल प्लस नीला, इसको क्या कर दीजिएगा आप लोग, अम्लीला, 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 अम्ल नीला, अम्लीला, ऐसे याद आप लोग इसको रख देते। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है भाई, लाल कर दे रहा है। तो आप लोग प्रक्रिया अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। बोल दे रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। अभी आप लोग को बताया कि लिटमस एक प्रकार का क्या होता है भाई, सूचक होता है। ठीक है, इसी प्रकार हल्दी कपड़े पर लगी सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। अब देखिए, ये तो आपके साथ बहुत ज्यादा होता होगा। खूब बढ़िया से बाजार से शॉर्ट खरीद के लाते हैं कि भाई शादी में पहनेंगे, अपने दोस्त के शादी में कपड़ा पहनेंगे, एकदम व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट बढ़िया से आप लोग खरीद के लेके आते हैं। लेकिन जब उसको पहनने जाते हैं तो आपकी दोस्त की शादी में आपको कोई हल्दी फेंक देता है। हल्दी देखिएगा आजकल बाजार में चलता ही रहता है, मतलब शादी विवाह में तो फेंका ही जाता है। ठीक है, या आपके घर पे आते हैं तो खाना खाते हैं तो उस पर हल्दी लग जाता है थोड़ा। ठीक है, मतलब किसी चीज का दाग लग जाता है। अब आप उसको क्या करते हैं, आप लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको धोने के लिए, या आप लोग ही खुद धोते होंगे। ठीक है, जब आप उसको धोते होंगे तो उसपे देखिएगा साबुन, साबुन क्या होता है, क्षारक होता है। साबुन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। और जब साबुन को उस पे साफ करते होंगे तो उसका रंग जो होता होगा वो पीला से कितना क्या हो जाता होगा, हल्का भूरा लाल हो जाता होगा। कैसा हो जाता होगा, भूरा लाल हो जाता होगा। ठीक है, बोल रहा है कि भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के संश्लेषित सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथिलीन का भी उपयोग, हम लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू में ही बताया आप लोग को कि इस चैप्टर में हम लोग को अम्ल और क्षारक के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल क्षारक को समाप्त कर देता है और क्षारक अम्ल के गुण को क्या कर देता है भाई, समाप्त कर देता है। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सी नए नए चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको आपने अभी तक सुना नहीं होगा या आप इस चैप्टर में सुनने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बोला जा रहा है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षारक। देखिए, हम लोगों ने यह जाना कि रंग में परिवर्तन हो जा रहा है, नीले को लाल कर दे रहा है भाई, तो नीले को लाल कर दे रहा तो ट्रिक क्या बताया कि अम्लीला, लाल को नीला कर दे रहा है भाई कौन, क्षारक, तो क्षारक लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक मतलब रंग में परिवर्तन होता रहेगा, जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि कोई भी जो पदार्थ है वह क्या है, अम्ल है कि क्षारक है। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों को ज्ञात करें। अच्छा, कुछ ऐसा पदार्थ को भी आप लोग देखे होंगे जिनका गंध अम्लीय होता है, एकदम अम्ल जैसे, जैसे कि आप लोग जाते हैं तो इमली महक जाता है भाई। ठीक है, अम्लीय है। ठीक है, इस प्रकार उनके गंधों से हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, और देखिए आगे बोलते रहे कि आपके परीक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। जैसे कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। देखिए, धातु जो होता है अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, और हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिल करके धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए देखिए कि जब कोई जो अम्ल होता है
वह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, लवण, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक का तो आप लोग को परिभाषा बता ही दिए थे कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, कि जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं, और जिसका स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। और लवण आप लोग को नहीं बताए थे कि भाई लवण कैसे कहेंगे, लवण किसे कहेंगे, या लवण का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो जब कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, जब कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ लवण का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी यह मुक्त करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आप लोग तो याद हो गया। एक और इसका परिभाषा पढ़ेंगे कि लवण किसे कहते हैं। आगे दिया गया है आप लोग का पेज नंबर 23 में कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, और सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखिए, जो आप लोग चूना पत्थर तो आप लोग को पिछले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में भी पढ़ाए होंगे। और उसके बाद खड़िया जिस चौक बोलते हैं, जिसे हेडमास्टर साहब लिखते हैं। ठीक है, आप लोग के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे तो पहले चौक ही चलता था, चौक से ही लिखा जाता था। ठीक है, कैल्शियम, और एक बोलते हैं संगमरमर तो आप लोग जानते ही होंगे, मार्बल। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, CaCO3 ही होते हैं। ठीक है, और सभी जो धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह जब किससे अभिक्रिया करते हैं, ये जब भी धातु के साथ अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन H2O यानी कि जल भी मुक्त करते हैं। तो आप लोग तो याद रखिएगा कि जब कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, जब कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। और देखिए आगे की अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल और जो क्षारक होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। मतलब जब कोई भी व्यक्ति अम्लीयता से पीड़ित है तो उसको क्षारक देकर के उसकी अम्लीयता को खत्म किया जा सकता है, और जब कोई भी व्यक्ति क्षारकीयता से पीड़ित है तो उसको अम्लीयता मतलब अम्ल देकर के उसके क्षारकीयता को भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब कोई NaOH HCl के साथ मिलता है तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है, यानी कि जब कोई क्षारक और अम्ल के साथ मिलता है तो लवण। अब आए हैं हम लोग मेन पॉइंट्स पे, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा कि अम्ल का स्वाद कड़वा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद करने का ट्रिक भी बताया कि अम्लीला। ठीक है, क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसको याद करने का तरीका बताए थे कि क्षारक लाल। ठीक है, अब जब अम्ल और क्षारक को एक दूसरे के साथ दोनों को एक में मिला देंगे तो वह किसका निर्माण करेगा भाई, लवण का निर्माण करेगा। जैसे देखिए क्षारक का एक एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH को लेते हैं, इससे अभिक्रिया कराते हैं अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। NaOH को क्या बोलते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl को क्या बोलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जब इन दोनों का अभिक्रिया करा देंगे तो यहाँ का Na और इधर का Cl, NaCl। ठीक है, यहाँ का H और H इधर आ जाएगा, यहाँ पे H एक है, इधर एक H है तो H2 हो जाएगा, और एक यहाँ पे O है तो O हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को हमने क्या बोला कि Na है, ये Cl के साथ अभिक्रिया करके NaCl, OH जो है वह H के साथ अभिक्रिया करेगा तो H दो है तो H2 हो जाएगा, और O एक है तो O हो जाएगा।
तो जब कोई भी क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किसी अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड जिसे नमक भी कहा जाता है और साथ ही साथ में किसका निर्माण करता है भाई, जल का निर्माण करता है। आपसे बोला जाएगा कि NaCl क्या है, तो यह नमक है। ऑब्जेक्टिव में काफी महत्वपूर्ण है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आप लोग को कि आप अपने दोस्त के साथ जाके पूछिएगा कि आप NaCl खाए हैं, बोलेगा कि नहीं खाए। आप उससे बोलिएगा कि NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। जो नमक होता है उसी को क्या बोलता है, सोडियम क्लोराइड ही बोला जाता है या NaCl बोला जाता है। तो इस प्रकार अपने दोस्त के मजे भी ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद आप लोग को बोला जा रहा है कि जब कोई क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल के निर्माण। परिभाषा याद करने के लिए आप लोग इसने यह जब कोई क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, कि क्या किसी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हो सकती है। देखिए आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्लों के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। वही बात है कि धातु ऑक्साइड जब कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल का निर्माण करेगा। सेम टू सेम बात। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख करके उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। बात वही बताएं आप लोग को। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड, यह लाइन महत्वपूर्ण है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। हाँ, धात्विक ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, तो क्षारकीय ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब तो आप लोगों ने यह जाना कि जब किसी भी क्षारक के साथ हम लोग या अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कर रहे हैं। अब देखिए कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया में क्या होती है। देखिए क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो धात्विक ऑक्साइड होता है और एक पढ़ा था हम लोगों ने अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड, और हम लोगों ने यह जाना था कि यह किस प्रकृति का होता है, यह किस प्रकृति का होता है। तो जो अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड इसको बोलते हैं यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो धात्विक ऑक्साइड है वह किस प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। यह दोनों लाइन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति का, और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो भाई अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए। आगे देखिए कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता है। ठीक है, देखिए कि अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी जो अम्ल होते हैं वह हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। आप लोगों ने देखा कि धातु के साथ जब कोई भी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रहा था। अभी आप लोग को बताए थे, इधर लिखे भी थे। ठीक है, और इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। और आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्या सा गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और आइए क्रियाकलाप के माध्यम में हम जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या अम्लीय होते हैं। और आइए अब यह जांच करें, आप लोगों ने देखा कि जब किसी भी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करा रहे थे तो लवण का भी निर्माण हो रहा था और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रही थी। लेकिन क्या यह सोचने की बात नहीं है कि जितने भी पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस होती है, क्या वे सभी पदार्थ अम्लीय होते हैं। सोचने की बात है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन जो होता है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और यह याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होता है वह विलयन किसका चालन नहीं करता है, तो विद्युत का चालन नहीं करता है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। और कोई भी जब विलयन हो, जैसे कि पानी है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयन होता है। कौन सा आयन? H+ आयन। मतलब आगे जाके आप पढ़िएगा, ठीक है। तो लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि कोई भी जो विलयन होता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, तो आयनों के द्वारा होता है। थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। क्योंकि अम्ल में उपस्थित धनायन कौन होता है, तो H+। यही अभी आ गया कि अम्ल में कौन सा आयन होता है जी, तो H+ होता है। कौन सा वो ऋणायन है कि धनायन है, तो धनायन है, ठीक है। इसे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है भाई, उसी दिन बताए थे फर्स्ट चैप्टर में। AQ यानी कि एक्वस का मतलब होता है जलीय, ठीक है। और यह भी बताए थे कि सॉलिड को S से सूचित किया जाता है, लिक्विड को L से सूचित किया जाता है, जो भी कोई गैस होता है पदार्थ उसको G से सूचित किया जाता है, जलीय होता है तो AQ से सूचित किया जाता है। तो H+ क्या है, जलीय माध्यम में है, तो H+ क्या है, AQ से सूचित किया गया है। तथा इसी कारण उनका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए आगे कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अगर कोई जलीय विलयन है उसमें अम्ल मिलाते हैं या क्षारक मिलाते हैं तो उसका क्या होता है, अब यह देखते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में भी आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। देखिए, बोल रहा है कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। यानी कि HCl और H2O मिलता है तो H3O+ प्लस Cl-। और हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। और हाइड्रोजन जो आयन होता है स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर के रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए, यानी कि H3O+ से दर्शाना चाहिए। और हमने देखा है कि अम्ल जल में H3O+ तथा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखिए कि किसी क्षारक में जल को घोलने पर क्या होता है। जब किसी क्षारक में आप लोग जल को घोलते हैं तो Na+, जैसे कि NaOH को जो घोल रहे हैं, किसी भी NaOH क्या है, क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लोग जल में घोलते हैं तो Na+ का निर्माण होता है, साथ ही साथ OH भी मुक्त होता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, आप लोग को शुरू में यह नहीं बताएं कि जो अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है, जब कोई जलीय विलयन में आ जाता है तो H+ आयन उत्पन्न करता है। लेकिन जो क्षारक होता है वह अपनी जलीय विलयन में किसका निर्माण करता है, तो H- का निर्माण करता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल अपनी जलीय विलयन में क्या त्यागता है, तो H+ आयन त्यागता है। और क्षारक अपनी जलीय विलयन में क्या त्यागता है, तो H- आयन त्यागता है। OH- सॉरी 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 OH- आयन त्यागता है। H- मैं बोल रहा हूँ, OH- आयन को क्या करता है, या त्यागता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अब तक हम जान चुके हैं कि H+ एक्वस और सभी क्षारक OH- AQ उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त करते हैं। जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में मिलता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते ही अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर के बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, ठीक है। इस कारण आप लोग सावधान रखिए। और साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, जो परखना भी होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी कि डिब्बा को सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल से चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। देखिएगा उस पर चेतावनी का चिन्ह डिस्क्लेमर लिखा रहता है। और बोल रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ तथा OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, अम्ल या क्षारक क्या होते हैं, तनुकृत होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा पीछे की है, ठीक है। तो आप लोग यह इसमें आप लोग को मिला कि तनुकरण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग को बोली तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई जो अम्ल होता है, अम्ल किसी भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब ये कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, और लवण का निर्माण करने के साथ साथ जल का निर्माण करता है। जिस प्रकार आप लोग को एक
समझाए भी थे इसी प्रकार से। अम्ल और क्षारक यही है, मान लीजिए लवण का निर्माण करते साथ ही साथ जल, इसी अभिक्रिया जो हुई है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग से पूछा जाए किसे कहते हैं, तो जब कोई अम्ल या क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि अम्ल और क्षारक के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे, जिसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ा जाएगा, उदासीन कब होता है, अम्लीय कब होता है, क्षारकीय कब होता है, इन सभी बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए। ठीक है, पहली बार चैनल पर हमारे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।